उदारवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस प्रकार से नव उदारवाद ने बहुत लंबे समय तक यथार्थवाद की आलोचना भी की और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करने का या एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। हम लोग सेकेंड यूनिट कर रहे हैं जिसमें हम लोग अलग अलग सिद्धांत कर रहे हैं, अलग अलग थ्योरीज कर रहे हैं और अप्रोचेस कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मार्क्सिस्ट कंसेप्ट यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अर्थात जो मार्क्सवादी विचारक हैं उन्होंने किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझाने का प्रयास किया है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी है, हम ये करेंगे। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, सो अलग अलग विचारक जो हैं या अलग अलग सिद्धांत जो हम अभी कर रहे हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उस समय का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको समझाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा पिछली क्लास में जिस तरह से उदारवादी और नव उदारवादी यानी जो लिबरलिज्म है और न्यू लिबरलिज्म है उसमें अलग अलग विचारक अपने विचार रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अंतर भी मिलता है। बेसिक प्रेमाइसेस जो है वो सेम रहते हैं उदारवादी विचारधारा के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विचारक उसमें थोड़ा सा परिवर्तन या थोड़ा सा एडिशन करते हैं। वही हमें मार्क्सवादी विचारधारा में भी देखने को मिलेगा। अगर आप क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात करते हैं यानी अगर आप मार्क्सवादी विचारधारा की बात करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे स्टूडेंट्स की क्लासिकल मार्क्सिज्म यानी कार्ल मार्क्स की या एंजल्स की हम बात करते हैं तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में नहीं कहा। यानी जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है कार्ल मार्क्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके बाद जो विचारक आए इसी विचारधारा के, उन्होंने कहीं ना कहीं मार्क्सवादी जो सिद्धांत है, प्रीमाइसेस हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ा। तो यही हम आज करेंगे आपके साथ। कार्ल मार्क्स जो है और जो एंजल्स हैं जो बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ मार्क्सिज्म है उनकी बात करते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इत्यादि में इन सब का जिक्र हुआ है। सबसे पहले डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। आप लोगों ने जब मार्क्सिज्म किया होगा अपने फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल थ्योरी के पेपर में तो आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। इसी को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो मार्क्सवादी विचारक हैं उन्होंने आगे ढालने का प्रयास किया है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की हम बात करते हैं तो इसमें कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी विचारक ये मानते हैं कि चेंज, बदलाव इनएविटेबल है, यानी बदलाव जरूर होगा, आप बदलाव को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ बदलाव जो है किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से या मार्क्सवादी विचारधारा को अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म अर्थात ऐतिहासिक रूप से जो इतिहास का जो विकास हुआ है या बदलाव आया है हमेशा वो आर्थिक कारणों से, यानी कि अर्थव्यवस्था को इन्होंने बेस माना है और जो राजनीतिक प्रणाली है या राजनीतिक सिस्टम है वो इस बेस, इस अर्थव्यवस्था या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो बेस है, उत्पादन का जो बेस है, उसके आधार पर राजनीतिक विकास होता है, हिस्ट्री बदलती है, इतिहास भी बदलाव आता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी माना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कि आर्थिक कारणों से, अर्थव्यवस्था से, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर इतिहास में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, एक हैव्स एक हैव नॉट्स, अर्थात एक जिनके पास आर्थिक शक्ति है और एक जिनके पास आर्थिक शक्ति नहीं है। अर्थात हमेशा से समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ है। और ये जो दो वर्ग हैं, ये जिसे हमने आपसे कहा इकोनॉमिक प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी उत्पादन का जो प्रक्रिया है, उत्पादन की जो प्रक्रिया है उस समय की आर्थिक उत्पादन की जो प्रक्रिया है उस पर्टिकुलर समाज में, जैसे पहले कृषि प्रधान समाज माना जाता था, उससे पहले सामंतवादी
व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम, और अब एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी की हम बात करते हैं, औद्योगिकृत विश्व की बात करते हैं, या हम लिबरलाइजेशन, उदारीकरण या ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की बात करते हैं। तो हर समाज में जो उत्पादन का जो प्रणाली है, उसके आधार पर समाज जो है इतिहास में बदलाव आया, और उसी आधार पर हमेशा से समाज में दो वर्ग रहे हैं। और इन्होंने ये कहा कि जो हैव नॉट्स है, अर्थात अगर हम समकालीन कंटेम्पररी वर्ल्ड में देखें तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है, और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में एक कैपिटलिस्ट है यानी पूंजीवाद है जो उद्योगों के मालिक हैं, और दूसरे जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, यानी कि प्रोलिटेरियट हैं। सो इन्होंने ये माना कि जो कैपिटलिस्ट है वो प्रोलिटेरियट का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जैसे कम वेजेस देना इत्यादि। और जो राज्य है, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, उसके अनुसार राज्य का कार्य भी यही है कि जो कैपिटलिस्ट हैं या जो हैव्स हैं यानी जो पूंजीवादी हैं या जिनके पास आर्थिक शक्ति है, उनके हितों की रक्षा करना। यानी राज्य की जो मशीनरी है, जो स्टेट की मशीनरी है, उसका जो मेन एम है, मेन कार्य है, वो है पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है या जो पूंजीवाद है, उनके हितों की रक्षा करना। और इस तरह से जो राज्य है वो भी कहीं ना कहीं एक माध्यम बन जाता है प्रोलिटेरियट का या मजदूरों के शोषण का। और जब ऐसा होता है स्टूडेंट्स, सो उसमें अगर आप देखें तो मार्क्सवादी विचारक ये भी मानते हैं कि जो आर्थिक मुद्दे हैं या इश्यूज हैं, इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो जो पूरी मार्क्सवादी राजनीतिक विचारधारा है उसका बेस बनते हैं, या पूरी मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो अर्थव्यवस्था या जो इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर आधारित है। जैसे हमने आपसे कहा, आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इत्यादि जो कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं उनमें आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगे। इन्होंने जो कैपिटलिज्म है यानी पूंजीवाद है उसकी भी आलोचना की है, उसका भी क्रिटिक इन्होंने पेश किया है। और लेनिन, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा को हम आगे बढ़ते हैं तो और जो क्लासिकल मार्क्सवादी हैं या इसके बाद नियो मार्क्सवादी विचारधारा आएगी, या जो समकालीन कंटेम्पररी मार्क्सवादी विचारक है, उन्होंने इसी विचारधारा के जो बेसिक प्रीमाइसेस हैं उसको सामने रखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ा। जब हम बात करते हैं लेनिन की, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म यानी कहीं ना कहीं उन्होंने साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की बात की, और उन्होंने ये माना कि जो इंपीरियलिज्म है वो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का एक एक्सटेंशन है। अगर बहुत साधारण शब्दों में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाएं, तो जब औद्योगिकरण होता है तो एक जो नया वर्ग आता है पूंजीवाद, उनका मेन एम है प्रॉफिट कमाना, और पहले वो अपने राज्य में इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो उनके उत्पादन होते हैं उन्हें लोकल मार्केट में सेल करते हैं, और जो उनको मुनाफा होता है उसे री इन्वेस्ट करते हैं उत्पादन और आगे बढ़ाने में। और उसके बाद जैसे जैसे ज्यादा उनका प्रॉफिट होता रहता है, सरप्लस वैल्यू होती रहती है, तो उनको और बाजारों की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो साम्राज्यवाद या अन्य राज्यों के जो बाजार है उसके माध्यम से उनकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना या उन पर साम्राज्यवाद स्थापित करने को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से जो कैपिटलिज्म है उसको लेनिन ने हायर स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, हायर स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म माना इंपीरियलिज्म को। अगर हम बात करते हैं समकालीन मार्क्सवादी विचारों की स्टूडेंट्स, तो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट से हम कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशन से या हम जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो मार्क्सवादी विचारधारा के जो बेसिक प्रीमाइस है, जैसे शोषण हो रहा है मजदूरों का, या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में
जो समस्या है उनसे कहीं न कहीं ये इसे जोड़ते हैं। सो कंटेम्परेरी मार्क्सवादी विचारकों की अगर आप बात करते हैं, सो इसमें स्टूडेंट्स एक डिपेंडेंसी थ्योरी है, यानी निर्भरता सिद्धांत। और निर्भरता सिद्धांत जो है, इनका ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक बार जो उसने बोला है मिल के अगर मेरा विचार करना तो मैं पूछ लूंगा अगर उसकी कुछ होता अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कहीं न कहीं जो पेरिफेरी है, यानी कि वो राज्य जो आर्थिक रूप से जिनमें विकास नहीं अभी कर पाए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो पेरिफेरी है वो निर्भर रहते हैं उन राज्यों पर जो अभी कहीं न कहीं जिनमें बहुत ज़्यादा जो पेरिफेरी के राज्य हैं, जो आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, या जो पेरिफेरी के राज्य हैं, वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि एक तो कारण दिया जाता है कि आपके राज्य में औद्योगीकरण नहीं हुआ, या आपके राज्य में अभी इम्पावरिशमेंट है, गरीबी है इत्यादि। लेकिन जो डिपेंडेंसी थ्योरी यानी निर्भरता सिद्धांत के जो विचारक हैं, मार्क्सवादी परंपरा में ही इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है या थ्योरी है वो इन्होंने पेश की, जिससे इन्होंने ये कहा कि जो पेरिफेरी के जो राज्य हैं, यानी जो यानी कि जो हाँ, वो मैम का फोन आया था, शक्ति राउत मैम का। मेरे पास लिंक नहीं आया हुआ था, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करवा पा रही उनको। तो मैंने ललिता जी, हमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ललिता जी, आपके कैलेंडर में नहीं है, हाँ, उनके कैलेंडर में है। हाँ, उनके कैलेंडर में है। ओहो, ओके। सो आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स, जिसे हमने आपसे कहा डिपेंडेंसी यानी जो निर्भरता सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक डिपेंडेंसी थ्योरी है और एक वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। यानी हम निर्भरता सिद्धांत और जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है मार्क्सवादी विचारधारा में, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसके जो विचारक हैं वो ज्यादातर लैटिन अमेरिकन हैं, और जिसे हमने आगे यहाँ बताया है आपको, फर्नांडो कार्डोसो, ये एक विचारक का नाम है जो लैटिन अमेरिकन विचारक है। और कहीं ना कहीं इन विचारकों ने जो निर्भरता का जो सिद्धांत दिया है, तो उसमें इन्होंने बहुत स्पष्ट किया है। इन्होंने ये कहा है कि पेरिफेरी यानी वो राज्य जिनमें अभी विकास नहीं हुआ, पेरिफेरी है यानी जो राज्य हैं, जो पिछड़े राज्य हैं या जो अल्प विकसित राज्य हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, वो आगे इसलिए विकास नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनके राज्यों में भी जो डोमिनेंट क्लास है कैपिटलिस्ट की, उनका ये इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा
मैच करता है या ज्यादा उनका जो इंटरेस्ट रहा है वो कैपिटलिस्ट से रहा है। और दूसरा जो कैपिटलिस्ट राज्य है अर्थात जो विश्व के डेवलप कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं न्यू इंपीरियलिज्म के माध्यम से जो इकोनॉमी है अंडर डेवलप कंट्रीज की उसको इस तरह से फैशन करते हैं या इस तरह से उसको मैनिपुलेट वर्ड अगर हम यूज करें यहाँ पर करते हैं जिससे उनका स्वयं का फायदा हो। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है अर्थात जो वैश्वीकरण है उसका जो बेनिफिट है या फायदा है वो सभी कंट्रीज को या सभी व्यक्तियों तक समान नहीं पहुंचा है। तो अनइक्वल जो बेनिफिट है या अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लोबलाइजेशन का वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो डिपेंडेंसी थ्योरी के जो विचारक हैं जैसे फर्नांडो कार्डोसो उन्होंने ये भी कहा है कि जो बहुत लंबे साम्राज्यवाद अर्थात जो कॉलोनाइजेशन रहा साम्राज्यवाद रहा तो उसके बाद जो राज्य स्वतंत्र हुए उनका जो आर्थिक संबंध है या उनका जो अर्थव्यवस्था है वो अभी भी अपने कॉलोनाइजर्स अर्थात जिन राज्यों ने एक बहुत लंबे समय तक साम्राज्यवाद स्थापित किया था अभी तक उन्हीं पर उनका ज्यादा रिलेशन है अर्थात स्वतंत्र होने के बाद भी उनकी अर्थव्यवस्था जो है या इकोनॉमी है इट इज मोर क्लोज टू द फॉर्मर कॉलोनाइजर्स जो उनके साम्राज्यवादी राज्य हैं जिनसे वो स्वतंत्र हुए हैं अभी भी उनका अर्थव्यवस्था या आर्थिक जो संबंध है वो उन्हीं के साथ है। तो इस तरह से डिपेंडेंसी और निर्भरता बढ़ती है और एक डोमिनेंस यानी पुराने जो साम्राज्यवादी राज्य हैं या जो विकसित राज्य हैं उनका एक डोमिनेंस या वर्चस्व बना रहता है अभी भी उन राज्यों पर जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की है और जो विकासशील राज्य हैं जो आगे विकास करना चाहते हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात जो कही गई है डिपेंडेंसी थ्योरी में कि आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से एक्सटर्नली एंड इंटरनली जो है जो अल्प विकसित राज्य हैं विकासशील राज्य हैं उनको डिसएडवांटेज रहता है। डिसएडवांटेज उनको इसलिए रहता है क्योंकि डिसएडवांटेज उनको इसलिए रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुराष्ट्रीय निगम है या एमएनसीज है या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं और जो फॉरेन कैपिटल है यानी विदेशी पूंजी निवेश है तो उनका उन राज्यों में कंट्रोल रहता है। यानी जो एमएनसीज है बड़े बड़े राज्यों की जो डेवलप कर चुके हैं या जो विदेशी पूंजी है अगेन किन राज्यों में विदेशी पूंजी है आएगी या किन राज्यों को उसकी जरूरत पड़ती है वो विकासशील राज्य या अल्प विकसित राज्य जो अभी विकास करना चाहते हैं। तो वहां जो बहुराष्ट्रीय निगम आते हैं बाहर से जो बहुराष्ट्रीय निगम आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो डोमिनेंस का रिलेशन है या वो जो निर्भरता का रिलेशन है वो बना रहता है। और ये जो एमएनसीज हैं ये फॉरेन कैपिटल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या स्थानीय जो कंपनीज हैं उनको खरीद कर या उनके कुछ शेयर्स खरीद कर कहीं ना कहीं उनकी जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान भी पहुंच सकता है और साथ ही साथ जो लोकल इकोनॉमी है उस पर अपना कंट्रोल रखती है। ये डिपेंडेंसी थिंकर जो है या निर्भरता सिद्धांत के जो विचारक हैं ये ऐसा मानते हैं। जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ साथ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है इसके माध्यम से जो और मार्क्सवादी विचारक हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझाने का प्रयास किया या उसका अध्ययन करने का प्रयास किया। और हमने थोड़ी देर पहले इस क्लास के शुरू में आपको बताया था कि किस प्रकार से जो बेसिक मार्क्सवादी विचारधारा के प्रेमाइसेस हैं वो ये मानते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड करता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के कारण ही जो इतिहास है उसका डेवलपमेंट हुआ है या उसमें बदलाव आया है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही क्लास डिवीजन जो है समाज में उनके आधार पर होता है। इसी बात को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखें
तो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के जो विचारक हैं, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के जो विचारक हैं, वो एनालाइज करते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर को या अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है, खासकर वो प्रणाली जो बहुत से जो राज्य थे जो एक लंबे साम्राज्यवाद के अधीन थे, उससे जब वो स्वतंत्र हुए तो उस समय के पश्चात यानी पोस्ट कॉलोनियल जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, इसको ये एग्जामिन करते हैं और इनका यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से विश्व जो है दो क्षेत्रों में बटा हुआ है, एक कोर है, एक पेरिफेरी। मतलब वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड है टू एरियाज में, एक जिसे आप कोर अर्थात केंद्र कहेंगे या सेंटर कह सकते हैं, दूसरा पेरिफेरी अर्थात जिसे आप परिधि कह सकते हैं। केंद्र यानी कि जो सेंटर हो गया, कोर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया हो गया, और पेरिफेरी परिधि जो एक अलग एरिया हो गया, केंद्र से या कोर से एक अलग एरिया। और दोनों में अंतर क्या है? जो कोर का एरिया है, जो केंद्र का एरिया है, वो रिच इंडस्ट्रियल स्टेट्स यानी जो विकसित राज्य हैं वो कोर के एरिया कहलाते हैं। उनमें औद्योगिकरण हो चुका है, और क्योंकि औद्योगिकरण हो चुका है तो अपने उत्पादन होता है, फिनिश गुड्स, अपनी फैक्ट्रीज में वो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और इन उत्पादित वस्तुओं को वो बेचते हैं। कहाँ पर बेचते हैं? जो पेरिफेरी है अर्थात जो परिधि है उसके बाजारों में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और साथ ही साथ केंद्र जो है वो माध्यम बनता है परिधि का एक्सप्लॉयटेशन करने का, परिधि के राज्यों में आर्थिक क्षेत्र में खासकर हस्तक्षेप करने का, अर्थव्यवस्था जो है उनकी उन पर वर्चस्व जमाने का। और जो पेरिफेरी है, पेरिफेरी में इम्पावरिश्ड यानी अभी भी गरीबी है, पेरिफेरी में डेमोक्रेसी या प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं है, जबकि केंद्र में प्रजातांत्रिक प्रणाली है, क्योंकि वहां पर विकास है, वहां पर समय समय पर चुनाव भी होते हैं, वहां पर जो नागरिक है, सिविल सोसाइटी है, उनके पास अधिकार है, स्वतंत्रता इत्यादि का उनके पास अधिकार है, और वहां पर गरीबी या बेरोजगारी नहीं है। इसके विपरीत जो परिधि के राज्य हैं, वहां पर गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली वहां देखने को नहीं मिलती है। वहां पर तानाशाही देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जनता जो है उनके पास तानाशाही होने के कारण उनके पास अधिकार भी उपलब्ध नहीं है। और ये जो परिधि के राज्य हैं, ये डिपेंडेंट है या निर्भर है केंद्र के ऊपर अपने विकास के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, सहायता के लिए, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स जो हैं ये सप्लाई करते हैं केंद्र के राज्यों को, ताकि वो फिनिश गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का यानी कि उत्पादन कर सके, और साथ ही साथ चीप लेबर भी उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जो परिधि के राज्य हैं वो चीप लेबर, कम कीमत पे जो श्रम है या श्रमिक है, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स, इन दोनों का सप्लाई जो है वो मेंटेन करते हैं केंद्र को। और दूसरी तरफ केंद्र जो है वो परिधि में अपने मैन्युफैक्चर जो गुड्स हैं उनको वहां पर भिजवाता है या सेल करता है। सो इस प्रकार अगर हम देखें तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर जो विश्व है दो भागों में बटा हुआ है, कोर और पेरिफेरी, केंद्र और परिधि। और जो केंद्र है या जो कोर है वो केंद्र है न केवल आर्थिक शक्ति का, बल्कि विश्व में जो राजनीतिक शक्ति है उसका केंद्र भी कोर ही है। यानी जो विकसित राज्य हैं वो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति
दोनों का ही उनके पास वर्चस्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के स्टूडेंट्स जो मुख्य विचारक रहे वो रहे इमैनुअल वॉलस्टीन, एंद्रे गुंद्र फ्रैंक, सामिर अमीन, कुछ लैटिन अमेरिकन विचारक भी हैं, और इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या विश्व व्यवस्था सिद्धांत की बात कही। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो मार्क्सवादी विचारधारा में भी अलग अलग विचार हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए खासकर डिपेंडेंसी थ्योरी जिसमें लैटिन अमेरिकन विचारक ज्यादा शामिल हैं, और विश्व व्यवस्था सिद्धांत यानी कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जिसे इमैनुअल वॉलस्टीन इसके मुख्य विचारक माने जाते हैं, उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा की परंपरा में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझाने का प्रयास किया। और इन विचारकों ने ये माना कि ऐतिहासिक रूप से जैसे विश्व युद्ध हुए, 2 विश्व युद्ध हुए, उसके बाद या उसके साथ भी अभी भी क्षेत्रीय युद्ध चले आ रहे हैं। विश्व में शांति अभी भी नहीं है, तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जो क्षेत्रीय युद्ध है वो अभी भी चले आ रहे हैं। तो इनके इस आधार पर जो विश्व युद्ध हुए या अन्य क्षेत्रीय युद्ध हुए, इस विचारधारा के आधार पर वो उनका जो कारण था या उनका जो मुख्य कारण था वो था आर्थिक तनाव या राज्यों के बीच में आर्थिक संघर्ष। विश्व व्यवस्था सिद्धांत के जो विचारक हैं जैसे इमैनुअल वॉलस्टीन इत्यादि, उनका ये मानना था कि जो युद्ध हुए या युद्ध हो रहे हैं, क्षेत्रीय युद्ध भी और विश्व युद्ध जो 2 हुए, उसमें आर्थिक कारणों ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जो कोर के राज्य हैं यानी जो केंद्र है जो विकसित हो चुके हैं या जिनमें औद्योगिकरण हो चुका है, उनमें आपस में क्लैश हुआ या संघर्ष हुआ कि परिधि के राज्यों पर अपना वर्चस्व जमाना है या परिधि के राज्यों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कंट्रोल करना है, या परिधि राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है उसे अपने हिसाब से उसको निर्भर रखना है। तो जब कोर के राज्यों में, केंद्र के राज्यों में इस प्रकार का संघर्ष हुआ परिधि के राज्यों पर कॉलोनाइजेशन या वर्चस्व स्थापित करने के लिए, तो ये कारण बना अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का और साथ ही साथ और जो क्षेत्रीय युद्ध हो रहे हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, कुछ विचारक यह भी मानते हैं कि विश्व को केवल अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्षेत्र में केवल केंद्र और परिधि, कोर और पेरिफेरी के आधार पर एक्सप्लेन करना जो है वो एक तरीका है, लेकिन उसमें एक तृतीय श्रेणी, एक थर्ड कैटेगरी भी शामिल होनी चाहिए जिसे अर्ध परिधि या सेमी पेरिफेरी कहा गया है। अर्थात वो राज्य जो केंद्र और पेरिफेरी के बीच में है, अर्थात सेमी पेरिफेरी, यानी जो केंद्र और परिधि के बीच में है। जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया कि इनके राज्य जो हैं वो विकसित हैं या उनमें प्रजातांत्रिक प्रणाली है या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है या उनमें गरीबी या बेरोजगारी नहीं है, इसके विपरीत जो पेरिफेरी के राज्य हैं उनमें गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, तानाशाही है, राज्यों का भी विकास नहीं हुआ है, औद्योगिकरण नहीं हुआ है। तो इनके जो बीच में जो राज्य हैं, अर्थात वो राज्य जिनमें इंडस्ट्रियल बेस यानी औद्योगिक जो बेस है वो बन चुका है, कुछ हद तक औद्योगिकरण हुआ है, कुछ हद तक जनता के पास अधिकार है, गरीबी और बेरोजगारी उतनी नहीं है जितना परिधि में है, लेकिन पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक प्रणाली भी नहीं है, यानी वो राज्य जो इन दोनों के मध्य हैं और वो जो प्रयास कर रहे हैं पूर्ण रूप से औद्योगिकरण करने का, तो उनको तृतीय श्रेणी में यानी सेमी पेरिफेरी और अर्ध पेरिफेरी या अर्ध परिधि कहा गया है। अर्थात ये लिंक है केंद्र और पेरिफेरी के बीच में।
कुछ जैसे हमने कहा कुछ कुछ उत्पादन होता है यहाँ पर, केवल रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर सप्लाई नहीं करते हैं, कुछ कुछ उत्पादन भी होता है और परिधि से ज्यादा विकसित है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो कुछ और विचारक हैं जैसे एडवर्ड फ्राइडमैन। उनका ये मानना है कि विश्व को अगर हम इन 3 श्रेणियों में, इफ यू डिवाइड द वर्ल्ड, अगर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सेंटर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी, यानी केंद्र, अर्ध परिधि और परिधि, तो उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। अर्थात इसमें राज्य जो है अगर वो आगे और ज्यादा विकास कर लेंगे अर्ध परिधि से यानी सेमी पेरिफेरी से, पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक प्रणाली या पूर्ण रूप से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के आधार पर अगर आगे बढ़ेंगे तो वो केंद्र में शामिल हो सकते हैं, यानी अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। इसी तरह से जो परिधि या पेरिफेरी के राज्य हैं, अगर उनमें थोड़े से डेमोक्रेसी आएगी या जनता के पास और अधिकार हो जाएंगे या इंडस्ट्रियल बेस उनका बन जाएगा तो वो सेमी पेरिफेरी में जा सकते हैं, और ज्यादा विकास करेंगे तो वो केंद्र में जा सकते हैं, यानी अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम पेरिफेरी टू सेमी पेरिफेरी टू सेंटर या कोर, यानी कि विकास के आधार पर, इंडस्ट्रियल बेस के आधार पर, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के प्रोडक्शन के आधार पर आप पेरिफेरी से सेमी पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी से केंद्र जा सकते हैं। लेकिन इनके आधार पर फ्राइडमैन के ये भी माना कि इसी आधार पर डाउनवर्ड्स यानी उल्टा मूवमेंट भी हो सकता है। मान लीजिए जो केंद्र के राज्य हैं, बहुत ज्यादा जो विकसित राज्य हैं, अगर उनमें भी अल्प विकास हो जाता है, औद्योगिकरण रुक जाता है, प्रजातांत्रिक प्रणाली तानाशाही इत्यादि में बदल जाती है, तो उनका डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है, यानी वो कोर से सेमी पेरिफेरी में आ सकते हैं, केंद्र से अर्ध परिधि में आ सकते हैं। अर्थात विकास के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आधार पर अपवर्ड और डाउनवर्ड 2 प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। लिंकलेटर जो है, एंड्रू लिंकलेटर, इनका ये मानना है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड लास्ट स्लाइड मैम शेयर कर रही है, इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको उदारवाद और नवउदारवाद करवाया था, आज हम मार्क्सवाद करवा रहे हैं। इन दोनों से ही रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है या क्वेरीज हैं, वो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर में आप लिख सकते हैं। मैम अभी वाइंड अप करेंगी नेक्स्ट स्लाइड के बाद, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। जो एंड्रू लिंकलेटर हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने ये माना था कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इस प्रकार से जो मैम ने अभी आपको मार्क्सवादी विचारधारा एक्सप्लेन की, क्लासिकल या नियो मार्क्सवादी या समकालीन मार्क्सवादी, कंटेम्पररी या डिपेंडेंसी या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, तो इन्होंने ये माना एंड्रू लिंकलेटर ने कि इस प्रकार से जो मार्क्सवादी विचारक हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे जो 2 महत्वपूर्ण बातें, ऐसे एंड्रू लिंकलेटर ने कहा कि क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो किस आधार पर? मेटेरियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री। मार्क्सवादी विचारकों ने जो इतिहास है उसको अर्थव्यवस्था या उत्पादन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर जो इतिहास में जो बदलाव आया, जो उसका विकास हुआ, जो उसमें परिवर्तन आया, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, मेटेरियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री। तो ये मार्क्सवादी विचारकों की एक देन रही है कि किस प्रकार से उन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर इतिहास में, जैसे फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो बदलाव आया इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, उसको एक्सप्लेन किया। और दूसरा, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में
इक्वालिटी, राज्यों के बीच में किस प्रकार से इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, जो मजदूर हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए, और जो वैश्वीकरण है उसका जो अनइवन जो इम्पैक्ट पड़ रहा है राज्यों के ऊपर, उसके बारे में कहा। तो ये मार्क्सवादी विचारकों का कंट्रीब्यूशन रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। और फाइनली स्टूडेंट्स, आलोचना। जिस प्रकार से आपने देखा पिछली क्लासेस में, जो न्यू रियलिज्म है उन्होंने न्यू लिबरलिज्म ने न्यू रियलिज्म का, यानी यथार्थवादियों ने उदारवादियों का और उदारवादियों ने यथार्थवादियों की आलोचना की। उसी प्रकार से जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसकी भी आलोचना की, मार्क्सवादी विचारधारा की भी आलोचना की न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म ने, यानी नव उदारवादी और नव यथार्थवादी दोनों ने ही मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना की। जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, उसकी आलोचना दोनों ने की। और उन्होंने ये कहा कि जैसे न्यू लिबरल्स ये मानते हैं कि जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट हैं विश्व में, उनका आपस में पूरे विश्व में जो अलग अलग कैपिटलिस्ट है उनका एक एम है प्रॉफिट कमाना। तो एक कंट्री के जो कैपिटलिस्ट हैं उनका जो सामंजस्य है या उनका जो हित है वो किससे मिलेगा? दूसरी कंट्री के कैपिटलिस्ट से। तो पूरे विश्व के जो कैपिटलिस्ट हैं उनका एक हित है या एक सामंजस्य है, तो उसी तरह से आपस में उनका एक रिलेशन है। इसी तरह से इन्होंने माना कि जो प्रोलेटेरिएट हैं, जो श्रमिक हैं, जिनका मार्क्सवादियों के अनुसार शोषण होता है, तो उनका भी जो सामंजस्य है या उनका भी जो हित है वो विश्व के अन्य श्रमिकों से है, अपने राज्य की। और उन्होंने ये कहा कि जैसे न्यू लिबरल्स ये मानते हैं कि जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट हैं विश्व में, उनका आपस में पूरे विश्व में जो अलग अलग कैपिटलिस्ट है उनका एक एम है प्रॉफिट कमाना। तो एक कंट्री के जो कैपिटलिस्ट हैं उनका जो सामंजस्य है या उनका जो हित है वो किससे मिलेगा? दूसरी कंट्री के कैपिटलिस्ट से। तो पूरे विश्व के जो कैपिटलिस्ट हैं उनका एक हित है या एक सामंजस्य है, तो उसी तरह से आपस में उनका एक रिलेशन है। इसी तरह से इन्होंने माना कि जो प्रोलेटेरिएट हैं, जो श्रमिक हैं, जिनका मार्क्सवादियों के अनुसार शोषण होता है, तो उनका भी जो सामंजस्य है या उनका भी जो हित है वो विश्व के अन्य श्रमिकों से है, अपने राज्य से नहीं है, विश्व के और जो श्रमिक हैं उनसे है। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या मार्क्सवादियों ने माना। तो इसी की आलोचना की गई, कहा गया कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद भी महत्वपूर्ण होता है। एक राज्य के जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी हैं, श्रमिक हैं, वो अपने राज्य को छोड़ के दूसरों से उनका ज्यादा अच्छा सामंजस्य है या रिलेशन है, इस बात की आलोचना की गई। दूसरी जो न्यू लिबरल्स ने आलोचना की, उन्होंने ये कहा, नव उदारवादियों ने, कि मार्क्सवादियों ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक कारणों पर, आर्थिक बेस पर, जिसे उन्होंने इतिहास में बदलाव और राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक प्रणाली का आधार भी माना। इसके विपरीत उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कारणों की अनदेखी की है। तो इनकी आलोचना मार्क्सवादियों की आधार पर की, न्यू लिबरल्स ने या नव उदारवादियों ने, कि सामाजिक और राजनीतिक जो कारक हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, केवल आर्थिक या अर्थव्यवस्था ही सब कुछ समझाने के लिए या एक ही अकेला कारक नहीं है। इसके अलावा जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, आपको आगे हम शीत युद्ध में ये करेंगे भी स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही है कि शीत युद्ध
द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते और शीत युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, मार्क्सवादी या साम्यवादी सोवियत संघ और लिबरल या उदारवादी अमेरिका। और पूरे विश्व में अमेरिका ने प्रयास किया साम्यवादी को रोकने का, और इसी तरह से साम्यवाद सोवियत संघ का प्रयास था पूरे विश्व में और भी राज्यों में ऐसा हो। लेकिन जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन यानी 80 के दशक में 1980s के अंत तक और 90 की शुरुआत में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और उसके साथ साथ सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो जो उदारवादी या लिबरल्स उन्होंने ये माना कि मार्क्सवादी ने उनकी हार हुई है एंड दे हैव लॉस्ट देयर रेलेवेंस। उनका जो रेलेवेंस है वो समाप्त हो गया है, या उन्होंने अपना औचित्य समाप्त उनका हो गया है। और इसे तो कुछ विचारकों ने एंड ऑफ हिस्ट्री भी कहा। इसी तरह से जो वॉल्स हैं, हमने जब न्यू रियलिज्म नव यथार्थवाद किया था तो आपको केनेथ वॉल्स के बारे में बताया था। सो केनेथ वॉल्स ने भी यही कहा कि जो प्रोलेटेरियट है, जो श्रमिक है, वो कहीं ना कहीं अपने राज्यों के जो पूंजीवादी हैं उनसे ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे, या उनके हित से ज्यादा उनके हित में ज्यादा सामंजस्य होगा, रादर देन जैसे कि पूरे विश्व के, यानी अपने राज्य में तो आपका सामंजस्य नहीं है, लेकिन पूरे विश्व के जो श्रमिक हैं उनसे आपका सामंजस्य है, जो मार्क्सवादियों ने कहा। तो ऐसा संभव नहीं है, ये वॉल्स ने कहा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो मार्क्सवादी विचारधारा की जो परंपरा रही उसकी उदारवादियों ने, नव उदारवादियों ने, नव यथार्थवादियों ने आलोचना की। सो यहाँ स्टूडेंट्स हम रोकते हैं, और अब आपके सवाल हैं तो आप वो चैट बॉक्स में लिख लीजिए। मैम विल टेक Q&A